गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है अपोहा तंत्र और इसके अंतर्गत हम अपोहा किसे कहते हैं, अपोहा तंत्र किसे कहते हैं तथा भारत के अंतर्गत कौन कौन से अपोहा तंत्र पाए जाते हैं, इन्हीं बिंदुओं का आज हम अध्ययन करेंगे। अपोहा तंत्र और अपोहा तंत्र से पहले हम अपोहा का अभिप्राय या अर्थ देखेंगे। अपोहा का अभिप्राय जलधाराओं तथा नदियों द्वारा जल के धरातलीय प्रवाह से है, यानी जो जलधाराएं हैं और जो नदियां हैं उनका जो धरातलीय प्रवाह है उसी को हम अपोहा कहते हैं। जबकि अपोहा तंत्र का संदर्भ नदियों की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से होता है, जबकि अपोहा प्रतिरूप का संदर्भ क्षेत्र विशेष की नदियों के ज्यामितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था से होता है। भारत जैसे उष्ण तथा मौसमी वर्षा वाले देश के लिए अपोहा तंत्र का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर जो अपोहा तंत्र का अर्थ है वो नदियों की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ साथ विकास से संबंधित होता है, और जो अंत में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है, जो भारत का अपोहा तंत्र है उसके अंतर्गत। भारत का अपोहा तंत्र, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत जो है नदियों का देश है। यहाँ 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। भूतल की बनावट तथा नदियों के उद्गम की दृष्टि से भारत के अपोहा तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर ए है हमारा हिमालय का अपोहा तंत्र या उत्तर भारत का अपोहा तंत्र भी इसे कहते हैं। बी है हमारा प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र या इसे दक्षिण भारत का अपोहा तंत्र भी कहते हैं। तो इस तरह से भारत के अंदर अपोहा तंत्र जो है 2 भागों में बांटा जाता है, हिमालय का अपोहा तंत्र और प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र। नंबर ए हिमालय का अपोहा तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूर्वगामी जल प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती है। पूर्वगामी या पूर्ववर्ती जल प्रवाह प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें नदियों की उत्पत्ति उनके उद्गम क्षेत्र और अपोहा प्रदेश के उत्थान होने से भी पहले या उद्गम प्रदेश में वलन क्रिया होने से भी पहले हो जाती है, और बाद में होने वाले भू संचलनों या प्रवाहों के होते हुए भी अपने प्रवाह मार्गों का अनुसरण करती रहती है तथा अपनी घाटियों को बनाए रखती हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली सिंधु नदी, सतलज नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालय के निर्माण से पूर्व भी अस्तित्व में थी और वे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती थी। हिमालय उत्पत्ति के बाद भी उसी दिशा में प्रवाहित होती है। अतः यह पर्वतों के उत्थान व नदियों के अपर्दन की प्रक्रिया के साथ साथ चलने से संभव हुआ है। यानी जो हिमालय की नदियां हैं वे पूर्वगामी नदियां हैं या वे पूर्ववर्ती नदियां हैं। अभी हमने पढ़ा कि पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई नदी है, जैसे जो हमारी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी इनका अस्तित्व था, लेकिन
जैसे जैसे समय के साथ साथ तेतीज भूषण नदी का जो अवसाद है उसमें वलन की प्रक्रिया के द्वारा उत्थान हुआ। तो उत्थान होने के बाद क्या हुआ कि जो इन नदियों की प्रवाह दिशा थी कौन सी थी, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इस प्रवाह दिशा के मार्ग में क्या हुआ, दक्षिण की ओर इस महान हिमालय पर्वतमाला का उत्थान हो गया। लेकिन इसका उत्थान होने के बाद जो स्वाभाविक प्रक्रिया वो क्या होनी चाहिए कि जब नदियों के मार्ग में महान हिमालय का उत्थान हो गया तो उससे क्या है, इन नदियों का जो जल प्रवाह है, जो जल की दिशा है वो परिवर्तित हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इन नदियों ने जैसे ही इनके मार्ग में हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, उसकी महान हिमालय श्रेणी का प्रथम उत्थान हुआ, तो इसमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों ने क्या किया कि उस पर्वत श्रृंखला को काटकर अपना जो मार्ग है, अपनी जो दिशा है वो पहले की भांति ही बना ली। तो इसीलिए इनको पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं कि हिमालय के उत्थान होने के बाद भी इन्होंने क्या किया, अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं किया। ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो इनके मार्ग में बाधा आई महान हिमालय के रूप में, उसको ये काटकर पुनः उसी दिशा में बहने लगी। तो इसी कारण इन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। अब जो हमारा हिमालय का अपवाह तंत्र है, जिसे हमने उत्तर भारत का अपवाह तंत्र भी कहा है, वो 3 नदी तंत्रों में विभाजित है, जिसमें नंबर 1 है हमारी सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है हमारा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर हम इन तीनों तंत्रों को देखें कि जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है ये हमारा हिमालय के पश्चिमी की ओर होगा और पश्चिम भारत को जो है कवर करेगा। जो हमारा गंगा नदी तंत्र है ये लगभग हमारा मध्य भाग में आएगा, और जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये हमारा पूर्व की ओर इसका विस्तार होगा, जिसमें हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मुख्य होती है। तो उत्तर भारत का जो अपवाह है या हिमालय का जो अपवाह है उसके अंदर 3 नदी तंत्र पाए जाते हैं। पहला जिसमें हमने देखा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्करम, काबुल नदी तथा गिलगिट नदी सम्मिलित हैं। ये सभी नदियाँ मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। अब इनमें हम बारी बारी से सभी नदियों के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारी जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी जो प्रमुख नदी है हमारी वो है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में 5180 मीटर की ऊंचाई से तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायांग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, फिर यह हिमालय पर्वत को काटकर दमचोक के निकट भारत में प्रवेश करती है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। यह उत्तरी कश्मीर में गिलगित की दुर्गम श्रृंखलाओं को पार करती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा इसका संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम भारत में इसकी लंबाई 1134 किलोमीटर तथा इसका जल संग्रहण क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में, जिसमें झेलम और चिनाब के केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकती है। तो जो हमारी सिंधु नदी है ये हमारे भारत की
सबसे पश्चिम की जो नदी है वो हमारी सिंधु नदी ही है। और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के लेह केवल एक राज्य से, एक लेह से ही होकर ये गुजरती है। जो लेह ज़िला है जम्मू कश्मीर का, उसी से केवल ये सिंधु नदी भारत के अंदर इसका प्रवाह मार्ग है। दूसरी आती है हमारी झेलम नदी। पूर्व की ओर से आने वाली सिंधु की सहायक नदियों में झेलम नदी कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलकर श्रीनगर के निकट वुलर झील में मिलती है। इस मार्ग में झेलम नदी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच बहती है। पुणे आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद से मंगला तक यह भारत पाकिस्तान सीमा के लगभग समानांतर बहती है। कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौकागम्य है। झेलम में पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है, अतः यह चिनाब की भी सहायक नदी है। कश्मीर राज्य में आवागमन एवं व्यापार में झेलम नदी से बड़ी सहायता मिलती है। तो जो दूसरी है इसमें हमारे सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो सिंधु की सहायक नदी है वो थी हमारी झेलम। अब थर्ड आती है सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस्ताल से निकलती है। यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर और हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियों में व्यास तथा बसपा नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। नंबर 4 है चिनाब नदी। चिनाब सिंधु की विशालतम सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी लाहुल में बड़ा लाचा ला दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। ये दोनों केलांग के निकट तंडी में मिलती हैं। इस नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। झेलम, रावी तथा तवी इसकी सहायक नदियां हैं। नंबर 5 है रावी नदी। यह पंजाब राज्य की सबसे छोटी नदी है। जो रावी नदी है, अगर हम देखें जो पंजाब राज्य है उसकी ये सबसे छोटी नदी है। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। इसमें धौलाधर पर्वतमाला के उत्तरी तथा पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण ढालों का जल बहकर आता है और इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। और अंतिम है हमारे सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत व्यास नदी। रावी नदी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। इसकी घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। व्यास सतलज की सहायक नदी है एवं कपूरथला के निकट हरी के नामक स्थान पर उससे मिलती है। इस तरह से हमारी जो नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र उसके अंतर्गत मुख्य जो सहायक नदियां हैं उनका अध्ययन हमने यहाँ पे किया। और इन्हीं सिंधु नदी तंत्र की नदियों को अब हम मैप के द्वारा उनकी स्थिति का अध्ययन करेंगे। जो सिंधु नदी तंत्र है उसके मुख्य सहायक नदी सिंधु, मुख्य नदी सिंधु और सहायक नदियाँ उनको हम मैप के द्वारा समझेंगे। और उससे पहले अगर हम देखें जो हमारा उत्तर का जो अपवाह प्रतिरूप प्रवाह तंत्र है या हिमालय का जो प्रवाह तंत्र है वो हमारा
जो हिमालय पर्वत है उसके अंतर्गत आने वाला ये भाग है। और इसमें जो सिंधु नदी तंत्र है पहला वो हमारा यहाँ पर होगा, दूसरा जो गंगा नदी तंत्र है उसमें हमारी ये सभी नदियाँ आती है, और जो हमारा लास्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उसमें हमारा ये पूर्व का भाग आता है। तो इस तरह से अगर हम जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है, हमने शुरू में भी आपको कहा था कि जो भारत के उत्तर का जो हमारा नदी तंत्र है, अपवाह तंत्र है, उसके अंतर्गत सबसे जो पश्चिमी नदी है वो हमारी, यानी सबसे पश्चिम की ओर जो नदी है वो हमारी सिंधु नदी ही होती है। ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि हिमालय पर्वत की या हिमालय का जो अपवाह प्रतिरूप है उसकी सबसे पश्चिम की ओर जो नदी है वो कौन सी है, तो हमारी सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी की जो बाकी नदियां हैं, जिसमें अगर हम देखें ये जो उसकी सहायक मुख्य 5 नदियां हैं जिनको पंजाब में पंचनद भी कहते हैं, उसके अंतर्गत हमारी सतलज नदी आती है, व्यास नदी आती है, रावी नदी आती है, चेनाब नदी आती है और झेलम नदी आती है। इन सभी को संयुक्त रूप से पंजाब में जो है 5 नदियों के मिलन क्षेत्र के कारण पंचनद भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा जो क्षेत्र है सिंधु नदी तंत्र वो हमारा यहाँ पर आता है। अब आगे जो हम दूसरा पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, उसके अंतर्गत हमारा जो गंगा नदी है उसकी जो सहायक नदी है जिसमें हमारी यमुना नदी है, घाघरा नदी है, कोसी नदी है, गंडक नदी है, गोमती नदी है, इसी के साथ साथ हमारी, अब इसमें भी अगर हम देखें जो गंगा की जो सबसे पश्चिम की, यानी अगर इसकी दिशा के देखें उत्तर की ओर जब सबसे पहली आती है वो रामगंगा आएगी, और लास्ट में इसमें महानंदा आएगी जो इसके हमारे बाईं ओर की ओर बैठती है। और इसके साथ साथ गंगा नदी तंत्र में हमारी प्रायद्वीपीय पठार की ओर से बनास, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी और सोन नदी, इनके जो नदियाँ ये भी जो हमारी हैं गंगा नदी तंत्र में जाकर मिलती है। अब सेकंड एस में गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी क्रम का निर्माण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय उच्च भागों से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। जैसे कि अभी मैंने मैप के द्वारा आपको बताया था कि जो गंगा नदी का तंत्र है उसमें केवल हिमालय से आने वाली ही नदियाँ नहीं मिलती, उसमें साथ साथ हमारी प्रायद्वीपीय भाग की जो नदियाँ हैं जिसमें चंबल, बेतवा, टोंस, केन, सोन, ये नदियाँ भी आकर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा नदी तंत्र में मिल जाती है। हिमालय के हिमाच्छादित भागों में गंगा नदी, यमुना नदी, काली नदी, कर्णाली नदी, रामगंगा नदी, गंडक नदी व कोसी नदी एवं प्रायद्वीपीय उच्च भागों में चंबल नदी, बेतवा नदी, टोंस नदी, केन नदी, सोन नदी आदि नदियाँ निकलकर गंगा नदी क्रम का निर्माण करती है। अब इसमें नंबर 1 है हमारा गंगा नदी। इस तंत्र के अंतर्गत जो हमारी मुख्य नदी है वो है हमारी गंगा नदी। गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यानी जो गंगा नदी है वो अपने उद्गम स्थल पर गंगा नहीं कहलाती, वो वहाँ पर जब उसका उद्गम होता है तो वहाँ पर वो भागीरथी नदी कहलाती है। और बाद में नदी देवप्रयाग में जाकर जब अलकनंदा से मिल जाती है तो वहाँ से अलकनंदा और भागीरथी नदियों की जो संयुक्त धारा है वो गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा की 2 शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी है जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती है। गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। इसमें दाहिनी ओर से यमुना प्रयाग के निकट मिलती है। दक्षिण पठार से आकर
सीधे गंगा में मिलने वाली नदियाँ टोंस एवं सोन हैं, जो क्रमशः इलाहाबाद के बाद एवं पटना से पहले गंगा में मिलती है। अंत में यह नदी कई धाराओं में बंटकर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उद्गम स्थल से लेकर मुहाने तक गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है, जिसमें सबसे पश्चिम की जो हमारी नदी है वो हमारी रामगंगा, फिर वरुणा, गोमती, घाघरा, जिसको हम सरयू नदी भी कहते हैं, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी तथा महानंदा नदी। तो सबसे जो लास्ट में मिलने वाली नदी है, सहायक नदी है गंगा की, वो हमारी महानंदा। यहाँ भी जाता है जो स्टार्टिंग में मिलने वाली है सबसे पहले वो हमारी रामगंगा है, और अंत में जो मिलने वाली सहायक नदी है वो हमारी महानंदा है। अब नंबर 2 आती है यमुना नदी, और जो यमुना नदी है वो गंगा की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड में बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद पर है। पर्वतीय यात्रा के दौरान उत्तर की ओर से टोंस नदी इसमें मिलती है। आगे यह लघु हिमालय श्रेणी को काटकर मैदान में प्रवेश करती है तथा एक वृत्त चाप बनाते हुए प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना के दाहिने तट पर चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी तथा केन नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके दाएं तट पर मिलने वाली नदियों में टोंस नदी, हिंडन नदी, करेन नदी, संगर नदी एवं रिंद नदी प्रमुख है। नंबर 3 हमारी रामगंगा। यह एक छोटी नदी है जो महान हिमालय श्रेणी के दक्षिण में नैनीताल जिले से निकलती है। यह अपनी प्रथम 144 किलोमीटर की पर्वतीय यात्रा में तेजी से प्रवाहित होती है। बिजनौर जिले में कालागढ़ के निकट मैदान में प्रवेश करती है तथा अंत में कन्नौज के निकट मैदान में प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई 596 किलोमीटर है। यहाँ पर ये जो है अंत में कन्नौज के निकट ये गंगा नदी से मिल जाती है, यहाँ पर गलत हो गया है। अब आती है हमारी नंबर 4 काली या शारदा नदी। ये जो सभी नदियाँ चल रही है हमारी गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। काली नदी कुमायूं के उत्तरी पूर्वी भाग में मिलाम हिमनद से निकलती है, जहाँ यह गौरी गंगा कहलाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ धर्मा, लिसार, सरयू यानी जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं, और पूर्वी रामगंगा है। सरयू व पूर्वी रामगंगा नदियाँ पंचेश्वर के निकट मिलती है। इनके संगम के आगे काली नदी सरयू या शारदा नाम से ब्रह्मदेव के निकट मैदान में मिलती है। शारदा नदी चक्करदार मार्ग बनाती हुई ब्रह्म घाट के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। और अब है नंबर 5 हमारी घाघरा नदी। यह नदी पहाड़ी क्षेत्र में कर्णाली तथा मैदानी में घाघरा कहलाती है। यानी जो घाघरा नदी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में तो कर्णाली नदी कहलाती है, और जो मैदानी क्षेत्र है उसमें घाघरा नदी कहलाती है। यानी अगर देखें जो उसका उद्गम क्षेत्र है उस साइड ये कर्णाली नदी, और बाद में जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो घाघरा नदी कहलाती है। इसका उद्गम तकलाकोट के उत्तर पश्चिम में माकचा चुंगू हिमनद में है। दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर यह दक्षिण पश्चिम की ओर से
हिमालय श्रेणी को पार करती है। शिवालिक श्रेणी को पार करते समय यह नदी शीश पानी नामक 180 मीटर चौड़ा तथा 610 मीटर गहरा खड्डू बनाती है। मैदानी भाग में पहुंचकर इसकी 2 शाखाएं हो जाती है, पश्चिम की ओर कर्णाली तथा पूर्व की ओर गिरवा, किंतु आगे जाकर पुनः दोनों मिल जाती है। यह छपरा बिहार राज्य के निकट गंगा में मिल जाती है। नंबर 6 है गंडक नदी। यह नदी नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। गोल व चिकने शालिग्रामी पत्थर बह कर लाने के कारण इसे शालिग्रामी नाम दिया गया है। इसकी 2 मुख्य सहायक नदियाँ पश्चिम में काली व पूर्व में त्रिशूल गंगा है। शिवालिक श्रेणी को यह त्रिवेणी स्थान पर पार करती है तथा पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। नंबर 7 है कोसी नदी। और कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी के नाम से गोसाईथान के उत्तर में उत्पन्न होकर सापू नदी के दक्षिण पश्चिम में 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। अरुणा नदी पश्चिम में माउंट एवरेस्ट और पूर्व में कंचनजंगा के मध्य प्रवाहित होने के पश्चात कोशिश में पूर्व की ओर से तामूर कोसी व पश्चिम में सून कोसी आकर मिलती है। यही से यह नदी कोसी नदी से शिवालिक को पार कर मैदान में प्रवेश करती है। इस नदी में बाढ़ें बहुत अधिक आती हैं। यह पहले अपना मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहलाती थी और इस नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। यानी अगर किसी भी ये क्वेश्चन ज़्यादातर कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, तो बिहार का जो शोक है वो हमारी कोसी नदी कहलाती है। और क्यों कहलाती है? क्योंकि ये जो है नदी अपना बाढ़ के समय जो है अपने मार्ग को बदलती रहती है। गंगा नदी तंत्र में नंबर 8 है हमारी चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश में मऊ के निकट 616 मीटर ऊंची जनापव पहाड़ी से निकलती है। और जो चंबल नदी है ये हमारी प्रायद्वीपीय पठार से यानी दक्षिण से उत्तर की ओर आकर गंगा नदी में मिलती है। यह पहले उत्तर पूर्व की ओर बहकर राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी और धौलपुरा जिले में बहती हैं। पूर्वी भाग में बहती हुई इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली, सिंध, सिवान, पार्वती और बनास हैं। इसके अपर्दन से गहरे खड्डू व बिहड़ का निर्माण हुआ है जो डाकुओं का आश्रय स्थल बने हुए हैं। इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह राजस्थान की एकमात्र सदावाहिनी नदी है। नंबर 9 पे आती है हमारी बेतवा नदी। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, जालौन आदि जिलों में बहती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और यह हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। और लास्ट है हमारी गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों में नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलती है। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण इसे स्वर्ण नदी कहते हैं। विंध्यन श्रेणी को पार करते हुए यह मार्ग में अनेक जलप्रपात बनाती है और इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। तो इस तरह से जो हमारा पहला हिमालय का उपवाह है या उत्तर भारत का उपवाह है उसके जो 3 नदी तंत्र हैं
जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र को देखा और गंगा नदी तंत्र को देखा। अब इससे बाद जो नंबर 3 है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसको हम अगली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। और साथ साथ उसमें जो हमारा जो दूसरे है प्रवाह है, हमारा अपवाह है, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह या दक्षिण भारत का अपवाह, ठीक है। उन दोनों को हम साथ में कवर करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।